डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द एज ऑफ सोशल चेंज। देखो, ये उस समय की बात हो रही है जब समाज में चेंज आ रहा था। ये चेंज क्यों आ रहा था? रिवॉल्यूशंस, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले यूरोप के तमाम भागों में मोनार्क हुआ करते थे, जिनके हाथ में सारा पावर होता था। वो मनमाना करते थे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई 1789 में, तो तुम्हें याद होगा कि वहाँ पर फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। तो लोगों ने देखा कि ये जो सिस्टम सालों से चला आ रहा है, इसे चेंज किया जा सकता है। अभी तक लोग सोचते थे कि इट इज़ नेचुरल, किंग इज़ द गॉड, उसका राइट है, वो जो चाहे वो करे। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को लगा, समझ में आया, रियलाइज़ किया उन्होंने कि इसे चेंज किया जा सकता है। वर्ल्ड के तमाम हिस्सों में, यूरोप में, यहाँ तक कि एशिया में, ये इंडिविजुअल राइट्स की जो फीलिंग थी वो फैली। लोगों को समझ में आया कि हमारे भी अधिकार होते हैं, हमें भी अपने अधिकार मिलने चाहिए। और सोशल पावर कौन कंट्रोल करेगा, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिजल्ट्स को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो फीलिंग्स, जो आइडियल्स आगे आए थे, उनको डिस्कस किया। तो इसका मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोग समाज में चेंज लाने के लिए तैयार हो गए। उनको लगा कि नाउ दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन यूरोप के सभी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। कंप्लीट चेंज कम लोग चाहते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि चेंज को एक्सेप्ट करते थे। उनका विचार था कि चेंजेस आर नेसेसरी। तो इनके आधार पर हम क्या करते हैं कि लोगों को हमने डिवाइड किया। देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, सम वेयर कंजर्वेटिव्स, सम वेयर लिबरल्स, सम वेयर रेडिकल्स। तो हम देखते हैं, आओ, कि कौन लोग कंजर्वेटिव थे, कौन लिबरल्स थे, कौन रेडिकल्स थे। तो देखो, एक ऐसा ग्रुप जो कि सोसाइटी में चेंज लाना चाहता था, वो था लिबरल्स का। लिबरल्स चाहते थे कि सभी धर्मों को एक समान समझा जाए। ये उस समय की बात हो रही है जब यूरोप के अधिकतर देशों में किसी न किसी धर्म के साथ उसको फेवर किया जाता था और बाकी धर्मों को नेग्लेक्ट किया जाता था। जैसे ब्रिटेन में इंग्लैंड के चर्च को फेवर किया जाता था, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को फेवर किया जाता था। तो कहीं भी सभी धर्मों को एक बराबर नहीं समझा जाता था। लिबरल्स चाहते थे कि डायनेस्टिक रूलर्स के पास पूरा पावर नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि लोगों को उनके राइट्स मिलें। वो चाहते थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, ना कि कोई डायनेस्टिक रूलर हो। और ये जो गवर्नमेंट बने वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करे। और एक जुडिशरी भी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, जो कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। तो ऑल्दो दे वांटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन हम उनको डेमोक्रेट नहीं कह सकते। ये डेमोक्रेट नहीं थे, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं रखते थे। ये जो लिबरल्स थे, इनका विचार था कि वोटिंग राइट केवल मेन को होना चाहिए, और वो भी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो मेन हैं उन्हें ही होना चाहिए। बाकी पुअर मैन और वोमेन, इनको कोई वोटिंग राइट की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग ऐसे थे, रेडिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। ये रेडिकल्स कौन थे? ये वो लोग थे जो चाहते थे कि हमारा एक ऐसा नेशन बने जिसमें गवर्नमेंट मेजॉरिटी पर बेस्ड हो। इसके अलावा ये वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे, यानी कि दे वांटेड वुमेन्स वोटिंग राइट। ये किसी भी तरह के प्रिविलेज के खिलाफ थे।
ये चाहते थे कि लैंड ओनर्स या वेल्दी जो लोग हैं उनको कोई तरह का बाय बर्थ कोई प्रिविलेज ना मिले। इसके अलावा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को विरोध तो नहीं करते थे, लेकिन इनका कहना था कि प्रॉपर्टी केवल कुछ हाथों में कंसंट्रेटेड ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि सोसाइटी का भला नहीं हो पाएगा। एक और तीसरा ग्रुप था कंजर्वेटिव्स का। ये रेडिकल्स और लिबरल्स के अपोजिशन में थे, ये सबसे अलग थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे कि चेंज ना आए। तो देखो, पहले 18th सेंचुरी में तो कंजर्वेटिव्स किसी भी तरह के चेंज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 19th सेंचुरी में आते आते इनको भी ये समझ में आ गया, दे बिकेम कॉन्शियस कि कुछ चेंज ज़रूरी है, क्योंकि बदलते हुए समय के साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। सो दे वर रेडी टू चेंज, बट उनका कहना था कि ये चेंज ग्रेजुअल होना चाहिए, सडन नहीं होना चाहिए, और पास्ट को एकदम भूला ना जाए, पास्ट को भी वो रेस्पेक्ट करके रखना चाहते थे। दे वांटेड टू मेंटेन, टू प्रिजर्व द पास्ट एंड अ ग्रेजुअल चेंज, दे वर इन फेवर ऑफ अ ग्रेजुअल चेंज। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, इस पर आते हैं। तो देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू आर फेमिलियर विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस विच स्टार्टेड इन ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप, और फिर वो बाद में एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैला। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्या हुआ, नई नई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, इसमें काम करने के लिए मैन वोमेन यहाँ तक कि चिल्ड्रन भी काम करने लगे, वर्कर्स की संख्या बढ़ी। लेकिन ये शुरुआत में वर्किंग आवर्स इनके काफ़ी लंबे हुआ करते थे और इनको वेजेस भी काफ़ी कम मिला करती थी। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हुआ करता था, खास करके उस पीरियड में जबकि इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती थी, क्योंकि अधिकतर इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट थे वो सीजनल जैसे होते थे, तो ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द ईयर डिमांड वाज वेरी लो। तो उस पीरियड में इंडस्ट्री के जो मालिक थे वो कुछ वर्कर्स को हटा देते थे कि भाई अभी तुम जाओ, बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो हम और लोगों को रख लेंगे। उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी, ये चले जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। और वर्कर्स की संख्या ज़्यादा होने से सिटी में क्राउड होने लगा वर्कर्स का, उनके लिए हाउसिंग और सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, टाउन्स बढ़ते जा रहे थे, लोग अगल बगल के गाँव से आते जा रहे थे, सिटीज़ में इकट्ठे होते जा रहे थे, स्लम एरियाज़ बनती जा रही थी। तो लिबरल्स और रेडिकल्स इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजने की तलाश में, खोजने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो, ये जितनी इंडस्ट्रीज थी इनके मालिक कौन थे, ये इंडिविजुअल लोग इसके मालिक हुआ करते थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर इन द हैंड ऑफ द इंडिविजुअल्स। कई ऐसे लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे जिनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ये लोग ओनर्स और एम्प्लॉयर्स भी होते थे। तो उनको ये महसूस हुआ कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बेनिफिट हो वो वर्कर्स को भी मिले। इनका कहना था कि अगर वर्कर्स हेल्दी होंगे, वर्कर्स एजुकेटेड होंगे, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और ये सभी ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेज दिए जाते थे उसके खिलाफ भी थे, और उनका विश्वास था इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर और एंटरप्राइज में। मतलब ये वर्कर्स की मेहनत पर, परिश्रम पर विश्वास करते थे। और इनका कहना था कि अगर इंडिविजुअल्स को, वर्कर्स को यानी कि फ्रीडम मिलेगा, और पुअर्स लोगों को लेबर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो और इसके अलावा जिनके पास कैपिटल है, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो बिना किसी रिस्ट्रेंट यानी बाधा के अगर काम कर पाएंगे तो सोसाइटी डेवलप होगी। तो उन्होंने ये अपना व्यू प्रेजेंट किया, और इनके ये सारे विचार वर्कर्स के फेवर में थे। देखो, दे वांटेड द बेनिफिट फॉर द वर्कर्स। इसीलिए वर्किंग क्लास के लोग, मैन एंड वोमेन, जो कि वर्ल्ड में चेंज लाना चाहते थे, जो अपनी हालत में सुधार लाना चाहते थे, ये लोग लिबरल्स और रेडिकल्स के
पीछे इनकी बातों को सुनने के लिए लगे रहते थे। ये अर्ली 19th सेंचुरी में वर्कर्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लिबरल्स एंड रेडिकल्स बिकॉज ऑफ देयर व्यूज इन फेवर ऑफ द वर्कर्स। यूरोप में 1815 के पीरियड में और उसके बाद जिस तरह की गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश थी, उसको चेंज करना भी चाहते थे ये नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो कुछ लिबरल्स, रेडिकल्स और नेशनलिस्ट ने रिवॉल्यूशंस का सहारा लिया। दे वांटेड रिवॉल्यूशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, इन सभी जगहों पर हम देखते हैं कि ये लोग जो थे वो रिवॉल्यूशनरीज बन गए और उन्होंने वहाँ के मोनार्क को हटाने की, मोनार्की को उखाड़ फेंकने की कोशिशें की। ये जो नेशनलिस्ट थे ये रिवॉल्यूशंस की बात करते थे और ये चाहते थे कि रिवॉल्यूशन करके वहाँ पर एक नेशन क्रिएट किया जाए। एक किंगडम जो था मोनार्क के अंडर का, उसको, मोनार्की को हटा के वहाँ पर उन राज्यों को एक नेशन बनाया जाए। नेशन जहाँ की सभी को इक्वल राइट्स होंगे। तो ये सारे रिवॉल्यूशनरीज, रेडिकल्स और लिबरल्स, दे स्टार्टेड टू वर्क इन दिस फील्ड। और इसमें गुसेप्पी मैज़िनी जो इटालियन नेशनलिस्ट था, उसका नाम आता है। आफ्टर 1815 मैज़िनी ने इटली में अपने विचारों को स्थापित करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू अचीव दिस इन इटली। और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जो नेशनलिस्ट थे, इंक्लूडिंग इंडिया, वो इसकी बातों को पढ़ते थे, इसकी बुक्स को, इसके विचारों को पढ़ते थे और इसके विचारों से अपने आप को अवेयर करते थे। अब हम आते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। देखो, सोशलिज्म ने समाज के, सोसाइटी के एक नए स्ट्रक्चर के बारे में एक व्यू दिया। समाज, सोसाइटी में नया फॉर्म क्या लाया जा सकता है, क्या चेंज हो सकता है। और मिड 19th सेंचुरी यूरोप में सोशलिज्म बहुत पॉपुलर हो गया, वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़, और इसने बहुत लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। तो हम देखें कि सोशलिस्ट क्या चाहते थे। सबसे बड़ी बात कि जो सोशलिस्ट थे देवर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इनका कहना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो अधिकार है यही सारी सोशल एविल्स का की जड़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स जो थे, जो इंडस्ट्री ओनर्स थे, वो प्रॉपर्टी के मालिक होते थे। ये एम्प्लॉयमेंट तो देते थे बहुत सारे वर्कर्स को, लेकिन दे वर कंसर्न्ड ओनली अबाउट देयर प्रॉफिट, और ये वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। तो अगर सोसाइटी एक एक होकर काम करेगी, सोसाइटी एज अ होल, इंडिविजुअल्स अगर कंट्रोल नहीं करेंगे प्रॉपर्टी को और पूरी सोसाइटी अगर प्रॉपर्टी की मालिक बन जाएगी, तो इनका कहना था कि सोशल इंटरेस्ट पर, वर्कर्स की, पूरी सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जा सकेगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। सोशलिस्ट ऐसे ही एक चेंज लाना चाहते थे और वो उसके लिए कैंपेनिंग भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बिना प्रॉपर्टी के सोसाइटी कैसे वर्क करेगी, कैसे ऑपरेट करेगी, और सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होगा। तो इसके बारे में सोशलिस्ट का अपना एक अलग विजन था, अपना एक दृष्टिकोण था, व्यू था। कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो कि इंडिविजुअली कोऑपरेटिव्स को बनाना चाहते थे, जैसे रॉबर्ट ओवन, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। इसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम दिया इसने न्यू हार्मोनी, यूएसए में। कुछ दूसरे सोशलिस्ट थे जिनका कहना था कि इंडिविजुअल एफर्ट से कोऑपरेटिव्स नहीं बन पाएंगे लार्ज स्केल पर। अगर कोऑपरेटिव्स को स्प्रेड करना है तो इसके लिए गवर्नमेंट का कोऑपरेशन भी होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। इस रेफरेंस में फ्रांस के लुई ब्लैंक का नाम आता है। ही वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज द कोऑपरेटिव्स, और सारे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को ख़त्म करके गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, ऐसा उसने प्रयास किया। ये कोऑपरेटिव्स क्या थे? Cooperatives were the association of people who produced goods together.
तो कोऑपरेटिव्स में मेंबर वही लोग होते थे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते थे, और जो इसमें प्रॉफिट जनरेट होता था, इट वाज डिवाइडेड इन ऑल द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। तो ये लोग मेहनत और वर्क को इम्पोर्टेंस देते थे, और अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द बेनिफिट्स विल बी डिवाइडेड, न कि किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में प्रॉफिट जाएगा। यही उनका बेस था सोशलिस्ट सोसाइटी का। सोशलिज्म के बारे में बात करने पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का नाम लिया जाता है बड़े रिस्पेक्ट के साथ। इन्होंने सोशलिज्म के आइडियाज़ में और भी कई एडिशन किए। मार्क्स ने कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट होती है। ये कैपिटलिस्ट जो हैं ये फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो इनके पास जाता है, लेकिन प्रॉफिट को जनरेट कौन करता है? वर्कर्स, बाय देयर वर्क। तो इनका कहना था कि वर्कर्स की कंडीशन तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक ये प्रॉफिट कैपिटलिस्ट्स के पास जाता रहेगा, क्योंकि वर्कर्स को तो प्रॉफिट में से कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब वर्कर्स को कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना होगा, ये मार्क्स ने कहा। और मार्क्स ने यह भी कहा कि अपने आप को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन से फ्री करने के लिए वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जहां सारी प्रॉपर्टी सोसाइटी की होगी। ऑल द प्रॉपर्टी विल बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी। और इस तरह की सोसाइटी को मार्क्स ने नाम दिया कम्युनिस्ट सोसाइटी। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड that workers, they will have conflict with the capitalist, but this is the only solution। और ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी यही फ्यूचर की सोसाइटी होगी, फ्यूचर में सोसाइटी ऐसी ही होगी। सो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, they wanted to end the capitalism, they wanted to put an end to the individual property, and they were in favor of property controlled by the society. Students, next part we will continue in the next video.